नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी भाई बंधु और मित्रों के लिए भी लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी तैयारी करने वाले हैं इसका सभी के लिए लाभ मिल सके। तो आज आपके लिए जो हमने प्रारंभ क्लास करी थी, जो बैच चलाया जा रहा है, स्पेशल बैच आपके लिए संस्कृत से संबंधित चलाया जा रहा है, जिसमें आपके लिए प्रत्येक दिन हमारी रेगुलर क्लासेस मिलती हैं। और मैंने ये वादा किया है कि आपके लिए पूरा जितना जो भी कोर्स है, पूरा कोर्स आपका जो भी परीक्षाओं से संबंधित है, चाहे वो परीक्षा आपकी यूपी टेट की हो, सुपर टेट की हो, सी टेट की हो, बिहार टेट हो, एमपी टेट हो, जो भी किसी भी आप राज्य में आप परीक्षा देंगे तो उसमें आपको संस्कृत की आवश्यकता पड़ेगी। और वह संस्कृत आपके लिए आपके अपने इस संस्कृत वेदांत पे पूरे की पूरी सारी वीडियो के साथ और सभी क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए जो स्पेशल बैच चलाया है संस्कृत का, इसमें मैं गारंटी करता हूं कि आप जो हैं अगर हमारी सारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तो बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए जो प्रारंभ किया है, अभी जो इससे पहले का जो प्रकरण रहा हमारा आपका संज्ञा प्रकरण रहा। संज्ञा प्रकरण में भी बहुत कुछ सीखा, फिर हमने कुछ लकारों के बारे में भी जान लिया। लेकिन अब जो हमारा नया प्रकरण चला है वो संधि चला है, और संधि पे हमारी कुछ वीडियो पड़ भी चुकी है। इसको आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि हिंदी जो संधि है उस संधि को यदि हम पहले की जो एक दो वीडियो देखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ विशेष बिंदु होते हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हमें संधि कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, किन चीज़ों का किस वर्ण में क्या होता है, यानी कि सभी बिंदुओं को देखना जरूरी होता है। यदि आप उन सब चीज़ों का आप तैयार हो जाता है तो आगे थोड़े से सरल हो जाता है संधि करने में। ठीक है, तो हमने इससे पहले की वीडियो में आपको पढ़ा दिया था कि भाई संधि के जो है, स्वर संधि के जो भेद हैं, उन भेदों पे संधि के प्रकार बताए थे। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर उसी में हमारा एक क्या था, स्वर संधि थी। उस स्वर संधि के सारे भेद लिखे हुए हैं, 8 भेद दिए हुए हैं। कौन सा दिया है? दीर्घ स्वर, गुण, यड़, अयादि, वृद्धि, पूर्व, प्ररूप और प्रकृति भाव। तो लेकिन ये सब हमारे किसके भेद हैं? स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से बने, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पूर्व रूप संधि जो है किस संधि का भेद है, या पर रूप संधि किस संधि का भेद है, या प्रकृति भाव संधि किस संधि का भेद है, तो आप क्या बताएंगे? जब आप जानकार होंगे कि सर ने हमें बताया था कि ये स्वर संधि में है, तभी तो आप उसका कर सकेंगे। तो आप इन सबको जान लीजिए। इसी के सब में मैंने लिख भी दिया है, स्वर 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 जो लगा दिया है, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इन सबको आप जब करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान में रहता है। जब लिखते हैं तो वो याद रहता है कि हाँ, इसका स्वर का ही भेद है, क्योंकि ऐसा पूछा गया है प्रश्न कि ये बताइए किस संधि का भेद है। तो जब हम जानकार हो जाएंगे तो आपको प्रश्न आसान हो जाएगा। धीरे धीरे ज्ञान की वृद्धि होती रहती है, और बाद में जब हम परीक्षा देते हैं तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होता है। और 30 में से 28 29 तो लगा ही देंगे, एक दो गलती हो सकती है आपसे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपने प्रथम सूत्र पे। संधि में सबसे पहला सूत्र हमारा क्या आया है? सबसे पहला सूत्र जो आया हमारा वो आया, सबसे पहला सूत्र आया है अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अका सवर्णे दीर्घ आया। ये दीर्घ स्वर संधि का है। क्या है ये? दीर्घ स्वर संधि। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। अब इसका प्रथम जो सूत्र आया है दोस्तों, ये क्या कह रहा है? इस प्रथम सूत्र में कहा गया है कि अका सवर्णे दीर्घ। आप इसको समझो, यदि हम किसी भी सूत्र की जो व्याख्या है, यदि व्याख्या को समझ लेंगे तो हमें परिभाषाएं बनाना बहुत आसान हो जाएगा, और हम उसका संधि करेंगे तो भी हमें बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, अका सवर्णे दीर्घ, अर्थात ये किसका है? दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि सूत्र क्या है? अका सवर्णे दीर्घ। अब आप इसमें देखिए कितने पद हैं।
यदि आपसे अगर पूछा जाए ये कितने पद वाला सूत्र है, तो देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 पद हैं। इसमें क्या है, इसमें 3 पद हैं संधि में, तो यहाँ पर 3 पद हैं। अब आपसे पूछा जाए ये तीनों पद, देखिए अलग अलग विभक्तियां लगी हुई हैं। इसमें आप देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, सवर्ण यहाँ पे दिया है, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, दीर्घ शब्द दिया है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो 3 सूत्र मिल गए, मतलब 3 यहाँ पे पद मिले हमें एक सूत्र में। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे सूत्र आगे मिलेंगे आपको, 2 पद वाले भी मिलेंगे, 1 पद वाला भी मिलेगा, और हमें 3 पद वाला भी मिला है। अब हमें देखना पड़ेगा कि किस सूत्र की हमें अनुवृत्ति करनी है, किसका हमें अध्याहार करना है। तो हम उस सूत्र को ले लेते हैं और फिर आगे सिद्धि हम पूरी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने सूत्र को समझते हैं। तो कहा गया कि अका सवर्णे दीर्घा है, यानी कि सवर्ण माने समान, सवर्ण का तात्पर्य यहाँ क्या है, समान दिया गया है। और कहा गया अकहा, अकहा की तात्पर्य यहाँ से अक प्रत्याहार से है। अका का तात्पर्य क्या है, ये दोस्तों अक प्रत्याहार है। क्या दिया है, ये अक प्रत्याहार है। क्या है, अक। अब अक प्रत्याहार दिया है। अब अक प्रत्याहार देखिए, इससे जो आपने अभी तक अगर प्रत्याहारों को नहीं सीखा है तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे अब इसे हमने अक देखा, तो अक प्रत्याहार है, ये क्या है, ये एक हमारा क्या है, प्रत्याहार है। ठीक है, यदि आपने प्रत्याहारों का ज्ञान नहीं है तो आप वर्णों को कैसे निकालेंगे, इसलिए दोस्तों आपको प्रत्याहार भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप समझे कि प्रत्याहार अगर आपसे पूछा जाए तो प्रत्याहार हम कैसे बनाते हैं। जैसे हमने सूत्र लिखा, जैसे अच लिखा, अच का तात्पर्य क्या है, स्वर, अच का तात्पर्य क्या है, स्वर। अब अच देखिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा। जैसे हमने सूत्र पहला लिखा अ ई ओ ड़, फिर हमने दूसरा लिखा री ली और का, फिर लिखा हमने तीसरा ए ओ और ग, फिर लिखा हमने चौथा आई औ च। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखिए प्रत्याहार बनाने का बता रहा हूँ। जैसे जिन मित्रों ने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है और वो इस वीडियो में बने हुए हैं, तो आप प्रत्याहारों को अगर नहीं जान रहे हैं तो एक बार प्रत्याहारों को भी सीख लीजिए। देखिए प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने कहा अच, तो अच में क्या आ गया, स्वर, और स्वरों की संख्या कितनी है, 9। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। तो कहा जैसे यहाँ पे देखिए 4 सूत्रों में हमारे अच आ गए। जैसे अब देखिए ये हमने प्रथम वर्ण ले लिया अ, और अंतिम वर्ण क्या है, चा। देखिए जो वर्ण इसमें दिए हुए हैं अंतिम में, यानी कि जो हलंत वर्ण दिए हुए हैं, उन हलंत वर्णों को आप विशेष ध्यान देना। क्यों, क्योंकि जो अंतिम वर्ण हल वाले हैं, इन वर्णों को कांट नहीं करा जाता, यानी कि गिना नहीं जाता है। बस ये प्रत्याहार पूर्ति के लिए इन वर्णों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हलंत्यम का जो हलंत्यम जो हल से अंत वाले वर्ण हैं। ठीक है, तो ये केवल प्रत्याहार की पूर्ति के लिए करा गया, बल्कि इनका कोई गिनती नहीं होती है, इसे गिना नहीं जाता है। अब जो हम पहला काउंट करेंगे वो हम गिनेंगे, लेकिन अंत वाला हम गिनेंगे नहीं। तो अच है, अच में देखिए 9 वर्ण कैसे हो गए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 वर्ण हमारे स्वर के अंतर्गत आ गए, जिन्हें अच कह दिया। उसी तरीके से अगर हम अक की बात करें तो आ हमने ले लिया ये, और देखिए अब हमें कब देखना है, तो आ और का ले लिया हमने ये वाला, तो ये क्या हो गया, अक हो गया। अक, अब अक के अंतर्गत वर्ण कौन से आ रहे हैं, आ ई उ और रि और लि, ये आ गए हमारे वर्ण। उसी की तरीके से अगर हम यहाँ से देखें, ये हटा के हम कहें अड़, क्या कहें, अड़, अड़ प्रत्याहार। तो अड़ प्रत्याहार में देखिए एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो इसमें 3 वर्ण यहाँ पे आ गए। ऐसे हमने कहा आपसे कहें ये हटा दीजिए। उसके बाद में हम अगर आपसे कहें कि और प्रत्याहार बनाओ, आप कहो उक प्रत्याहार, तो उ ये ले लिया, का ये ले लिया, तो उक हो गया, क्या हो गया, उक प्रत्याहार हो गया। जैसे हमने कहा एक प्रत्याहार बनाना है, एक बनाना है, तो हमने ई ले लिया और का ले लिया, तो हमारा एक प्रत्याहार बन गया। जैसे हमने कहा, अब ये हटाइए, हमने कहा आपसे कि आपको एक प्रत्याहार बनाना है, तो ए ये ले लिया, गा ये ले लिया, तो ये क्या हो गया, एक प्रत्याहार हो गया। क्या हो गया, एंग।
यानी कि ऐसे करके आप इंग प्रत्याहार हो गया। तो इस तरीके से हम प्रत्याहार बना लेते हैं। प्रत्याहारों की संख्या दोस्तों आपसे पूछी जाएगी तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताएंगे आप? 42 बताएंगे। कितनी बताएंगे? 42। 42 अगर ना हो वहाँ पे, अगर 43 हो तो आप 43 लगाएंगे। ठीक है, इसका आप ध्यान देना। तो ये बहुत विस्तृत चर्चा हमारे प्रत्याहारों पे हुई है। जिन दोस्तों ने अभी तक प्रत्याहार नहीं देखा है तो प्रत्याहार वाली वीडियो देख लें। ठीक है, अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन प्रत्याहारों को बनाना सीख गए होंगे। अब यहाँ पे भी समझ गए होंगे कि जो अक है, अक का तात्पर्य, अका का तात्पर्य है अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो कहा कि अब देखिए अक प्रत्याहार में जो वर्ण हैं वो कौन कौन से वर्ण हैं। जैसे हमने कहा वर्ण हमारे कौन कौन से आए? आ, ई, उ और आ, ई, उ, री और लरी, ये वर्ण आए थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये वर्ण है, देखिए ये वाला वर्ण जो है इसका क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है। क्या? दीर्घ नहीं होता है। दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, इसका दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसका यहाँ पर उदाहरण नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हम अका सवर्ण दीर्घ, यानी कि वो वर्ण हमें दीर्घ करना है। तो दीर्घ वाला कोई ऐसा वर्ण हमें मिलेगा नहीं कि इसका दीर्घ कर दें। ठीक है, क्योंकि दीर्घ इसका होता नहीं। ये कैसा रहता है आपका? एक तो हरस रहता है, फिर प्लुत भी अगर बनाना चाहे तो प्लुत बन जाता है, लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता है। तो कहा कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाए? यदि आप देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे, कहा जाएगा कि यदि हरस या दीर्घ, या ऐसे बोलेंगे हरस या दीर्घ अ, ई, उ और ऋ के बाद क्या मिल जाए? सवर्ण, उसी के समान अगर आपको वर्ण मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इन वर्णों का दीर्घ कर देंगे, यानी कि सवर्ण कर देंगे। तो ऐसे वर्णों को क्या कर देंगे? सवर्ण कर देंगे। अर्थात अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण यदि उसी के समान वर्ण आपको मिल जाए तो आप उन वर्णों को क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे, यानी कि सवर्ण दीर्घ कर देंगे। तो वहां पर स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। अब जैसे हमने कहा, देखिए क्या मिलेगा आपको? श्रवण वाले मिलेंगे। वर्ण कैसे? श्रवण ही होंगे, अलग नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कहें कि वहां पर जैसे इधर देख लिया स्वर, उधर दोषीय असमान वर्ण, न, क्या होंगे? सवर्णी होंगे, यानी कि उसी के समान वर्ण होंगे। तो उन वर्णों को हम क्या कर देते हैं? दीर्घ कर देते हैं। जैसे हमने इधर देखा कि आपको हर्ष आ है, और इधर भी क्या होगा? हर्ष आ हो सकता है या दीर्घा हो सकता है। इधर भी आपका हर्षवा या दीर्घा हो सकता है, और इधर भी आपका क्या हो सकता है? इधर भी आपका हर्ष आ या दीर्घा हो सकता है, या फिर दोनों दीर्घा हो सकते हैं, दोनों दीर्घा हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपका ये आपका दीर्घा, इधर भी दीर्घा हो सकता है। ठीक है, फिर आपका दोनों हर्ष भी हो सकते हैं, इधर भी हर्ष, इधर भी हर्ष हो सकता है। तो ये, लेकिन ये होंगे क्या? ये सब समान होंगे। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब सवर्ण ही हैं, मतलब अपने ही कुल के हैं, अपने ही परिवार के हैं, बिल्कुल एक समान है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर समान वर्ण है। समान वर्णों के योग से हम क्या कर देते हैं? उस वर्ण का दीर्घ कर देते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण में दिया, सबसे पहला उदाहरण हम करते हैं दैत्यारी। क्या करते हैं? दैत्यारी। अब दैत्यारी शब्द है, इस शब्द को अगर दैत्यारी शब्द है, इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा हमारा? क्या होगा? देखिए ये होगा दैत्य और धन अरि। क्या होगा? अरि। अब देखिए यहाँ से क्या है इसमें विद्यमान? हमारा इसमें विद्यमान अ है, इसमें क्या है? या में अ है, और इधर भी क्या है हमारा? अ है। तो अब दोनों वर्ण अ वाले मिल गए, तो इन वर्णों को क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे। अब इधर क्या बचा? इधर हमारा दैत्य बचा, हलंत रहेगा। फिर ये दीर्घ इसमें ये आ गया, और फिर ये इसमें क्या? अ निकल गया, तो इसमें री बचा था। क्या? री बचा था। अब इसको आप जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? ऐसे बन जाएगा दैत्य, ये ऐसे हो गया। जब हलंत हटाएंगे तो दीर्घ इस पे आ जाएगा, दैत्या। ठीक है, और री हमारा ये आ जाएगा, तो क्या हो गया? दैत्यारी बन गया। कितने मित्र आप समझ गए होंगे?
कितने मित्रों को समझ में आया? आप जो है इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहीं यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं आपका समाधान ज़रूर करूँगा दोस्तों। क्योंकि यदि आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा पढ़ाना यहाँ सार्थक नहीं होगा। मेरा एक उद्देश्य है कि मैं आपको बहुत अच्छे से, जितना अच्छा हो सकेगा मैं बताने का प्रयास करूँगा। हो सकेगा, हो सकता है कुछ गलती मुझ पे हो जाए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, पूछ सकते हैं। तो उसमें हो सकता है मैं थोड़ा और भी सुधार करूँगा, अगले आने वाली वीडियो में आपका उसका समाधान करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा, शब्द ले लिया श्रीषा। क्या शब्द ले लिया? श्रीषा। अब श्रीषा शब्द ले लिया, ठीक है। अब श्रीषा शब्द को देखेंगे तो श्रीषा शब्द में अगर आप देखें तो यहाँ क्या है? ये क्या है? श्री है ना, श्री और धन ईशा। क्या हो गया? ईशा। अब इधर देखिए, इधर भी दीर्घ है और इधर भी दीर्घ है, दोनों के योग से क्या हो गई? ये भी हमारी दीर्घ हो गई। क्या हो गई? ये भी हमारी दीर्घ हो गई। अब दीर्घ ये हो गई। अब देखिए इधर हमने ई निकाल ली तो श्रा बचा, ठीक है, श्रा बचा, और इधर क्या बचा? शा, और दीर्घ मिला देंगे तो श्रीषा बन जाएगा। उसी तरीके से इतना समझ चुके होंगे। और भी आपको उदाहरण देते हैं। जैसे उदाहरण में हमने कहा प्रक्रिया उसी तरीके से आपको बनानी है। जैसे हमने और एक उदाहरण दिया, कहा चमूर्जा। चमूर्जा में क्या कहा आप? ये देखिए, इसमें कहा चमू धन ऊर्जा। क्या कहा? चमू धन ऊर्जा। अब यहाँ पे देखिए क्या है? ये दीर्घ है, यहाँ पे दीर्घ मिल रहा है, इधर भी क्या मिला? दीर्घ मिला। दोनों के योग से क्या हो गया? ये भी, तब भी हमारा दीर्घ रहा। लेकिन दोनों हमें विच्छेद में मिले क्या? समान वर्ण मिले, अर्थात सवर्ण है। सवर्ण यानी कि सवर्ण वर्ण है यहाँ पर, तो ये भी हमारा दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर क्या था? ये चम हो गया और दीर्घ ऊ करेंगे और फिर जा करेंगे। अब इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चा माँ में उजड़ चमूह और जा, ये हो गया। ये चमूर्जा ऐसे शब्द हमारा सिद्ध हो गया। उसी तरीके से हम और शब्द देख लेते हैं। जैसे कहा हमने बधूपरी। क्या कहा? बधूपरी। अब देखिए, अब हमने इसको क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? बधू धन ऊपरी। अब देखिए, अब इसको करेंगे, यहाँ क्या है? ये आपका दीर्घ है, इधर क्या है? आपका ह्रस्व है, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तब भी हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। उसी तरीके से हम और देखते हैं। जैसे हमने कहा विद्या तुरा। क्या कहा? और उदाहरण ले लेते हैं, नोट करते रहना दोस्तों, इम्पोर्टेंट थोड़े उदाहरण है, ये आपको मिलेंगे। जैसे हमने और उदाहरण कहा, हमने उदाहरण में आपको दिया विद्या तुरा, तो क्या होगा? विद्या धन आतुरा। अब देखो यहाँ पे क्या है? इधर दीर्घ है, इधर भी दीर्घ है, तो दोनों का योग होके क्या हो गया? दीर्घ हो गया। ऐसे करके हमें वर्णों को निकालना है। यदि इस विधि से आप 10, 5 या 15 उदाहरण कर लेते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझो स्वर संधि आपका यहाँ पर तैयार हो गया। स्वर मतलब स्वर संधि अका सवर्ण दीर्घा, जो हमारा प्रथम है स्वर दीर्घ संधि, ये आपकी तैयार हो गई। बहुत सारे उदाहरण आपको और भी मिलेंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप वहाँ पे होगा क्या? यानी कि सवर्णी होंगे, सवर्ण वर्ण होंगे, इधर का जो होगा समान वर्ण होगा। जैसे अगर ई वाला हम उदाहरण देखें तो ई वाला हमने एक देख लिया था। एक शब्द है इतीव। क्या है? इतीव। इतीव है। अब इसका अगर जोड़ेंगे, इसका करेंगे तो क्या होगा? ये इसका करेंगे संधि विच्छेद तो क्या होगा? इति धन इव। इति धन इव। अब देखिए इसमें क्या है? यहाँ पर क्या है? ई है और इधर क्या है? ह्रस्वी है। दोनों को मिला के क्या हो गया? दीर्घ हो गया। अब यहाँ पे देखो दीर्घ दिख रही है ना, ये इतिव में, तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इस तरीके से और विभिन्न उदाहरणों को आप कर लेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। प्रथम सूत्र से हमने प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत है।